नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आगामी एसएससी के एग्जाम्स और दिल्ली पुलिस इत्यादि एग्जाम्स के लिए जो हम लोग सफलता सीरीज देख रहे थे, आज हम सफलता सीरीज में क्लास नंबर 22 को देखेंगे। इससे पहले हमने 21 क्लास देख लिया है। साथ ही जो भी बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि वीडियो इत्यादि देखने के बाद आप पीडीएफ से रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक, पीडीएफ, आप चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, स्टेट एग्जाम, बिहार एसएससी, पुलिस दरोगा इत्यादि का हो, आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। लिंक क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे ले जाएगा आपका मोबाइल, आप वहाँ से जो है बात करके कंटेंट को बाय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारे कंटेंट की एक झलक ये है पैरासीटामोल 500। ये हमारा सबसे पहले ई बुक था और इसका जो है आपने इफेक्ट देखा होगा मार्केट के अंदर। एसएससी इत्यादि एग्जाम के लिए रामबाण है। ये है पैरासीटामोल 2 मार्क बूस्टर, जिसे सिर्फ मार्क इन्हेंस करना है, ये वाला ले सकते हैं। इनके अलावा अभी ये रनिंग में है 36 सीरीज। ये एसएससी के हायर लेवल की क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं, जिसमें 24 क्लास होते हैं, 12 क्लास अभी शेष बचे हैं। ये है रेलवे की परीक्षा दर्पण, ये बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं और ये अभी समाप्त हुआ है, कल या परसों ही, ठीक है। और एक रेलवे की न्यू सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कंबाइन। तो आपको जो भी आपकी ज़रूरत में है आप ले सकते हैं। जिनको रेलवे की तैयारी करना है, परीक्षा दर्पण और एनटीपीसी वाला सीरीज के साथ बने रहेंगे, बढ़िया होगा एग्जाम आपका। अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में आमंत्रित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका राइट आंसर है बिस्मिल्लाह खान साहब। बिस्मिल्लाह खान भारत के प्रमुख शहनाई वादक थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। इनकी जन्म स्थान की बात करेंगे तो बिहार में हुआ था, लेकिन इनका जो रहना हुआ अधिकांश ये बनारस में भी रहते थे। इनके अलावा बिस्मिल्लाह खान प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पे, जब 1950 में संविधान लागू हुआ और प्रथम गणतंत्र दिवस मनाई गई, तो उस समय जो है शहनाई वादन हेतु इन्हें आमंत्रित किया गया था दिल्ली। किन्हें? बिस्मिल्लाह खान साहब को। अगर आपको स्वतंत्रता दिवस भी बोलते हैं ना, तो भी आपको जो है बिस्मिल्लाह खान साहब ही आंसर लगाना है। स्वतंत्रता दिवस हो चाहे गणतंत्र दिवस हो, दोनों के अवसर पे शहनाई वादन हेतु बिस्मिल्लाह खान साहब को ही आमंत्रित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान को 1961 में पद्मश्री दिया गया था, 1968 में पद्म भूषण दिया गया था और 1980 में पद्म विभूषण दिया गया था तथा 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए, बिस्मिल्लाह खान साहब को भारत सरकार की प्रायोरिटी के हिसाब से 1, 2, 3, 4 ये चारों अवार्ड दिए जा चुके हैं। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी अवार्ड कौन सी है, तो आप कहेंगे भारत रत्न। दूसरे स्थान पे आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पे पद्म भूषण और चौथे स्थान पे पद्मश्री आता है, ठीक है। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन साहब 73 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गए पिछले साल। अब हमारे बीच ये भी नहीं रहे, है ना। तो इनके बारे में जो अवार्ड हैं, जो इनको अवार्ड दिया गया था, कब कब दिया गया था, कौन कौन से अवार्ड दिया गया था, ये आपके एग्जाम में आते ही होंगे रास्ते में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 1988 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। किन्हें? जाकिर हुसैन साहब को, है ना। 2002 में पद्म भूषण दिया गया था, 2023 में पद्म विभूषण दिया गया था और 1990 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2018 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दिया गया था। जो हमारे टॉपिक वाइज सेक्शन आपको किसी भी कंटेंट के साथ दिया जाता है, तो वहाँ पे जो अवार्डी है यानी संगीतज्ञ को जो अवार्ड मिला है, ऐसा लिस्ट बना होगा। यहाँ पे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक। उस संगीत नाटक वाले पोस्ट में जहाँ पर भी F लिखा है, उसका मतलब है संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिसको डाउट होगा मैं बता दिया यहाँ पे, है ना। तो इनको संगीत नाटक के दोनों कैडर मिले हैं, सिंपल वाला भी मिले हैं और फेलोशिप भी मिले हैं। और इसके साथ ही 5 ग्रैमी अवार्ड भी जीते अपने जीवन काल में। कौन? जाकिर हुसैन साहब। देखिए, जो संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड होते हैं और जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सिंपल वाला होता है, इन दोनों में क्या है बेसिकली डिफरेंस? तो संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड जो है ये लिमिटेड पर्सन को एक बार में दिया जा सकता है, ये मतलब अनलिमिटेड पर्सन को नहीं दिया जा सकता। दूसरे हैं कि इसमें नगद की राशि जो है 3 लाख रुपया हो जाता है और जो संगीत नाटक अकादमी सिंपल वाला अवार्ड है उसमें नगद की राशि 1 लाख रुपया हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। इनके अलावा लंदन के अल्बर्ट हॉल में, लंदन में अल्बर्ट हॉल है जहाँ पे गायन करने वाली प्रथम भारतीय गायिका लता मंगेशकर है। अब ये भी हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर की जो भारत रत्न का ईस्वी है पूछे जाते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान साहब और लता मंगेशकर को एक ही साथ 2001 के अंदर दिया गया था भारत रत्न अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा लता मंगेशकर अवार्ड, लता मंगेशकर के नाम से अवार्ड भी दिए जाते हैं, लता मंगेशकर पुरस्कार। ये मध्य प्रदेश भी देते हैं और महाराष्ट्र भी देते हैं, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। महारानी एलिजाबेथ सेकेंड
कि जो है 1953 में जब इनकी ताजपोशी होती है ना, तो उस समय जो है कुमारी कमला को आमंत्रित किया गया था अपना जो है नृत्य का कार्य संपादन करने हेतु, ठीक है, इंग्लैंड में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2022 में हुआ था, अब तो हर साल ही होते हैं, 2024 में भी हुआ है। इनसे भी एक प्रश्न रखा हूँ करंट सेक्शन से, इम्पोर्टेंट है। मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2022 में आमंत्रित होने वाले क्रिकेटर कपिल देव थे। उस समय 83 पिक्चर के सिलसिले में ये गए थे। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, जिसे IFFM कहा जाता है, 2024 में ये हुआ। इसमें अभिनेता रामचरण को भारतीय कला और संस्कृति के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। तो ये VVI कर लेंगे, आपसे पूछेगा मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2024 में कौन से कलाकार को भारतीय कला के राजदूत के लिए अवार्ड दिया गया, तो आप कहेंगे रामचरण को। रामचरण को आप सभी जानते हैं, साउथ के एक्टर हैं, RRR पिक्चर में हीरो भी है मेरे ख्याल में, हाँ वही है। इनके अलावा RRR के सॉन्ग नाटू नाटू, जिनके संगीतकार कौन है, MM किरवानी, 2023 में ऑस्कर जीते थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इस फिल्म के डायरेक्टर SS राजमौली है। यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं, RRR के डायरेक्टर, संगीतकार और ऑस्कर, ये 3 रूप में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि आए थे इंडिया में, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्नो आए थे चीफ गेस्ट के रूप में। और जो अभी हमने गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया है क्रम के अनुसार 76वें नंबर के गणतंत्र दिवस, है ना, 26 जनवरी 2025 को हमने सेलिब्रेट किया है। तो इस बार जो चीफ गेस्ट थे ये भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही थे। इनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इनका नाम तो नहीं पूछता है, लेकिन जो नेटिव है कहाँ से आए थे ये जरूर पूछते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भाई 26 जनवरी 2025 को जो है चीफ गेस्ट के रूप में कौन पधारे थे, तो कहेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। अगला जो है आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 को अर्थ अल्काली मेटल, जबकि समूह 11 को सिक्का धातु कहा जाता है। मेंडेलीव के द्वारा दिए गए नाम एका बोरॉन को बाद में स्कैंडियम के द्वारा भरा गया, है ना। जो स्टेटमेंट थर्ड है, लेंथेनाइड श्रेणी के अंतिम तत्व लुटेटियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 73 होता है। तीसरा ही गलत है, बाद बाकी ऊपर के 2 एकदम सही है। जो आपका वर्ग 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइल अर्थ मेटल, क्षारीय पृथ्वी धातु। और जो आपका ग्रुप 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ मेटल कहते हैं, पृथ्वी धातु कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे, तो ये सही है। इसके अलावा मेंडेलीव जो है एका बोरोन, जिसको बाद में हमने स्कैंडियम से बदला, ये भी सही है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। लेंथेनाइड श्रेणी आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 57 से 71 के बीच ही होता है, तो 73 ऊपर में स्टेटमेंट में दे दिया गया था, ठीक है, जिसमें प्रथम तत्व लेंथेनम और अंतिम तत्व लुटेटियम होता है, ठीक है भाई। ये है आपका लेंथेनाइड तत्व। एक होता है एक्टियोनाइड, यहाँ पे नीचे लिखा है। एक्टियोनाइड श्रेणी के प्रथम तत्व जो है एक्टिनम है, जिसका परमाणु क्रमांक 89 होता है, और अंतिम तत्व लॉरेंशियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 103 होता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दूसरे फॉर्मेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड श्रेणी में तत्वों की संख्या कितने कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कुल मिला के 15 होते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि नीचे में 14 ही दिया रहता है, लेकिन जहाँ से ये स्टार्ट होते हैं 7वें आवर्त से, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक सेम कलर में लिखा रहता है, तो उसको भी पकड़ लिया जाता है। तो 15 होते हैं और SSC ने इसे आंसर भी माना है। ये पिछले साल या उससे पिछले साल पूछा गया था। उपयुक्त दोनों श्रेणी में कुल तत्व 15 होते हैं, चाहे लेंथेनाइड हो चाहे एक्टियोनाइड हो, है ना। ये आपका आवर्त सारणी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए जो लेंथेनाइड सीरीज के तत्व हैं ये पीला कलर से, हल्का पीला से दर्शाए गए हैं। तो छठा वाले आवर्त में देखिए, यहाँ से देखिए, है ना। तो इसको अगर 57 से पकड़ेंगे 71 तक तो 15 हो जाएगा। इसके अलावा जो एक्टियोनाइड है आप यहाँ पे 89 से स्टार्ट करेंगे और 103 तक चलेंगे तो 15 हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे गिनेंगे तो 14 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लेकिन अपने को ये भी कैलकुलेशन में लेना है, तो 15 हमने अभी बताया है। इसके अलावा समूह 1 को अल्काली मेटल कहते हैं। जैसे समूह और आवर्त किसे कहते हैं, जो बहुत ही मतलब अभी स्टार्ट किए हैं तैयारी और साइंस नहीं पढ़े हैं तो उनको दिक्कत होती है। जो ऐसे खड़े हैं इसे अपन समूह कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, और जो लेटा हुआ घर है इसे अपन आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो आवर्त कितने होते हैं, 7, और समूह कितने होते हैं, तो 18 है। ये 18वां समूह है लास्ट में, ठीक है। इसके अलावा पहले को क्या कहते हैं, अल्काली मेटल कहते हैं, क्षारीय
धातु कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, अल्काली मेटल तो कहते ही हैं, लेकिन इसमें एक अर्थ शब्द लगा है यानी क्षारीय पृथ्वी धातु कहते हैं। उपयुक्त दोनों समूह एस ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। जो SPDF होता है ना, SPDF, तो 1 और 2 जो है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में है ना। इसके अलावा 3 से 12 जो है ये आपका 3 से 12 जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और जो आप नीचे देखे थे लेंथेनाइड और एक्टियोनाइड, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और 13 से लेकर 18 तक जो है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। इस प्रकार से आप याद रख लेंगे तो आपका जो है काम ईजी हो जाएगा, ठीक है। समूह 3 से लेकर 12 को संक्रमणीय तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है। 3 से 12 के बीच जितने भी तत्व है इसे आप तो संक्रमणीय तत्व कह लीजिए या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह लीजिए, यहाँ से यहाँ जितने भी तत्व हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या रहेगा आपका, अक्रिय गैस रहता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इस प्रकार से। 17 में क्या रहता है, हेलोजन फैमिली रहता है। ऑक्सीजन फैमिली 16 में रहते हैं जिसे केल्कोजेन भी कहा जाता है। नाइट्रोजन फैमिली 15 में रहता है। कार्बन फैमिली 14 में, बोरॉन फैमिली 13 में। 3 से 12 संक्रमणीय धातु, 2 हो जाएगा अल्काली अर्थ मेटल और 1 हो जाएगा है ना अल्काली मेटल। तो इस प्रकार से आप जो है याद कर सकते हैं पूरे आवर्त सारणी को मोटे मोटे तौर पे, ठीक है। समूह 11 को सिक्का धातु कहा जाता है। समूह 15 को है ना निक्टोजेंस कहा जाता है और समूह 16 को कैल्कोजेंस कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में हाल फिलहाल SSC ने पूछा भी है। समूह 16 को पूछा है, 15 आपके लिए सुरक्षित है, आपके एग्जाम में दिख जाए, है ना। समूह 17 को हेलोजन परिवार से रखते हैं और 18 को अक्रिय गैस रखते हैं। अक्रिय गैस से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसका अपवाद क्या है, अपवाद जो है इसका हीलियम है। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित हुआ करता था, जिसमें 7 आवर्त और 9 वर्ग थे, ठीक है। कुल 63 ज्ञात तत्व था। इस आवर्त सारणी में मेंडलीव ने भविष्य के तत्वों को कल्पना करने के लिए करते हुए कुछ खाली स्थान छोड़े थे। इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही से स्थान पर नहीं रखा गया था। उन्होंने कुछ तत्वों का अस्थायी नाम दिया जिसे बाद में सही तत्व के द्वारा रिप्लेस किया गया, ठीक है। ये सब जो है दोष थे मेंडलीव के आवर्त सारणी में, इसीलिए जो है ये बहुत दिन तक नहीं चला। जब मोस्ले साहब का आ गया है, जैसे आजकल जो आवर्त सारणी आपने ऊपर देखा है वो मोस्ले निर्मित आवर्त सारणी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेंडलीव की आवर्त सारणी और मोस्ले की आवर्त सारणी में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आती है आपके रेलवे में भी और SSC में भी। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पे था, जबकि जो अभी मोस्ले की आवर्त सारणी है ये परमाणु क्रमांक पे स्थित है ना, परमाणु क्रमांक पे स्थित है। इसके अलावा इसमें 7 आवर्त थे, ये तो सही रहा। इसमें 9 वर्ग थे मेंडलीव वाला में, लेकिन आधुनिक वाले में कितने वर्ग हो गए हैं, 18 वर्ग हो गए हैं। मेंडलीव वाले में 63 तत्व थे, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं। मेंडलीव वाले आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान पे नहीं रखा गया था। आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को प्रथम वर्ग के प्रथम परमाणु क्रमांक पे रखा गया है और ये एकमात्र धातु है जो बाईं तरफ है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी कई सारे विशेषता है आधुनिक आवर्त सारणी का, एक जैसे चीज़ को एक जैसे वर्ग में रखना, है ना। इसके अलावा जो अभी एक मतलब स्टेटमेंट आपने देखा था, तो क्या हुआ कि मेंडलीव साहब कई सारे चीज़ का अस्थायी नाम दे, जैसे एका बोरॉन, इसको बाद में स्कैंडियम के साथ रिप्लेस किया गया। एका एल्युमिनियम, जिसे बाद में गैलियम के साथ रिप्लेस किया गया। एका सिलिकॉन, जिसे बाद में जर्मेनियम के साथ रिप्लेस किया गया। तो ये तीनों के तीनों आप जो है अपने जेहन में रख लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, है ना। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने देखा था बच्चे का जो है सही अटेंड करने का रेशियो तो 4% से भी कम बच्चे सही आंसर लगाए थे इस प्रकार के प्रश्नों में। और मान लीजिए आपने लगा दिया तो आप तो बहुत को पछाड़ते हुए आगे निकल जाएंगे जी, है ना। तो आपको निकलना ही है। भारत का पहला 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला कौन सा बैंक बना है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये 24x7 वीडियो बैंकिंग प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। मार्च 2024 में फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का AU स्मॉल फाइनेंस में विलय हो गया है। विलय मतलब मर्ज होना, है ना। इनके अलावा भारत का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था, है ना। भारत का ये सबसे पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना। फाइनेंस कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ठीक है। इसके अलावा भारत का पहला पेमेंट्स बैंक जिसे इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया था, यह एयरटेल पेमेंट बैंक है। यह भारत का पहला पेमेंट बैंक भी था। अच्छा, पेमेंट बैंक में और आम बैंक में क्या डिफरेंस है बेसिकली, तो जो पेमेंट बैंक होता
सकता है, ये लोन आपको नहीं देता है, साथ ही क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। ठीक है मेरे भाई, ये है पेमेंट बैंक का मतलब एक विशेषता। हाल में ही आरबीआई ने बंधन बैंक को नागरिक पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किया है, ध्यान रखेंगे। माइक्रो फाइनेंस बैंक को कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई रेगुलेट करता है। और ये कम इनकम वाले, जो कम एनुअल इनकम है किसी भी फैमिली का, उनको जो है लोन मुहैया कराने का काम करते हैं कौन, माइक्रो फाइनेंस बैंक। अगला प्रश्न है CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्यरत है। अनुसंधान औद्योगिक परिषद CSIR की स्थापना 1942 में किया गया था। हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में है, इन्हें ध्यान रखेंगे। यह संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वर्तमान सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संगठन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत जो है कार्यरत है। इसके अलावा मैंने कल या परसों ही एक क्लास के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ बताया था कि भारत में मानचित्र बनाने की जिम्मेवारी किस संस्था को दिया गया है। ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में, खास करके रेलवे के में बहुत सारी वैकेंसी आई, तो बच्चे रेलवे का भी एग्जाम देंगे। रेलवे के लिए मैंने भी क्लास स्टार्ट कर दिया है, इससे पहले परीक्षा दर्पण भी पढ़ा दिया था। दोनों पढ़ेंगे अच्छे से, और क्लास जो भी मैं अपलोड करूँ उसे देखते रहिएगा, आपका जो है काम बहुत ईजी हो जाएगा। मैं बहुत लिमिटेड पढ़ाता हूँ, बहुत कम पढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं कि एक दिन में 10-10 वीडियो आ रही है। सप्ताह में 3-4 बहुत हो गया, सप्ताह में 2 भी कभी कभी, है ना। तो जितना कंटेंट देता हूँ उतना तो आप पढ़ ही सकते हो, है ना। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत का मतलब कार्य करते हैं। CSCP आप सभी को पता है, ये जो आपके कृषि लागत और मूल्य आयोग है, जो आपका किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और ये CSCP कितने फसलों के लिए जो है जारी करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछूंगा। इनके अलावा भारत में जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है और किसके माध्यम से कंडक्ट कराया जाता है, तो महापंजक, है ना, महापंजक एवं जनगणना आयुक्त के माध्यम से। इनके अलावा DRDO भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है और इसकी जो हेड क्वार्टर है ये आपके दिल्ली में रहेंगे। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। एक बार SSC GD ने क्वेश्चन पूछ दिया कि DRDO अपनी जन्म दिवस या फिर स्थापना दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन में 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 15 अगस्त ऐसा था, तो 1 जनवरी आपका आंसर होगा। और इसरो जो है अपना स्थापना दिवस 15 अगस्त को मनाता है। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी के समय। हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर स्थित है। ठीक है, इनके अलावा किस भारतीय फिल्म अभिनेता को मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2024 में IFF से सम्मानित किया गया है। देखिए ये पॉइंट मैंने ऊपर भी लिखा था और ये पार्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि ऐसे और भी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये रामचरण हो जाएंगे जो इस बार के मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल 2024 में हुआ। वहाँ पे भारतीय संस्कृति और कला के राजदूत के रूप में प्राइज जो है गेन किए थे, प्राप्त किए थे। 77वां लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो है शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है। और याद रखिएगा, जहां भी शाहरुख खान से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके करंट सेक्शन से खास करके बने तो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब क्या प्रभाव है मैं नहीं जानता। ठीक है, तो 77वां लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट शाहरुख खान को दिया गया है। साथ ही पेरिस में ग्रेवियन म्यूजियम है, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है ग्रेवियन म्यूजियम कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि ये पेरिस में है और इन्होंने क्या किया है कि इनके नाम पे, शाहरुख खान के नाम पे जो है गोल्डन कॉइन जारी कर दिया है ना। तो शाहरुख खान से संबंधित यहाँ पे 2 क्वेश्चन दोनों करंट सेक्शन के हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल, इससे पहले आप लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल देखा, उनका भी क्रम 77 ही था। ये कांस फिल्म फेस्टिवल है, इनका भी क्रम 77 है। देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल डायरेक्ट पूछता है कि ये कांस शहर कहाँ पे है, तो ये कांस शहर जो है आपका फ्रांस के अंदर है। ठीक है, फ्रांस को सुंदरियों और सुरा का शहर भी कहा जाता है। ठीक है भैया, ये है तो जो 77वां कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसुईया सेन गुप्ता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी, तो ये भी आपके लिए VVI पॉइंट रहेगी। इनके अलावा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 जो है ये मिथुन दा को दिया गया है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्टार्टिंग वाली बात रेलवे पूछती है, तो ये भी 1969 में स्टार्ट हुआ था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। मानव चंद्रमा पर 1969 में ही गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 2 से, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल टेरेस नहीं, टेनिस है ना, इंटरनेशनल टेनिस होगा यहाँ पे। इंटरनेशनल टेनिस हॉल
ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम एशियाई खिलाड़ी लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, ये दोनों के दोनों इंडियन हैं और इन्हें जो है टेनिस के हॉल ऑफ फेम में जो है जगह दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये करंट सेक्शन की क्वेश्चन है 2024 की, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। देखिए जो आपका सुनील छेत्री, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि संन्यास ले लिए थे सुनील छेत्री, है ना, वो जो है फिर से कम बैक कर लिए हैं, फिर से खेलेंगे और खेले भी शायद एक मैच, है ना। अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द अवार्ड ऑफ फिजी, तो इससे स्पष्ट है कि ये फिजी देश दिया होगा, सम्मानित किया गया। अगला है कि तिमोर लिस्टे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्टे, तो ये दोनों के दोनों ही देशों का अर्थात फिजी और तिमोर लिस्टे का जो है सर्वोच्च सम्मान है, जैसे हमारा भारत रत्न है। तो ये दोनों के दोनों अवार्ड जो है हाल फिलहाल महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा को दिया गया है। ये पॉइंट बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि आप जानते हो कि मोदी साहब को 19 से ज़्यादा कंट्री का सर्वोच्च सम्मान दिया जा चुका है। तो ऐसा नहीं कि जब ये वाला पूछे और नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे तो उनको टिक कर देना है, तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों अवार्ड है ये द्रौपदी मुर्मू जी को दिए गए हैं। ये तिमोर लेस्टे की राजधानी कहाँ पे है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा बात बताता हूँ कि जो आसियान का सबसे नवीन सदस्य देश है ये तिमोर लेस्टे ही है। आसियान भैया, है ना, जिसकी स्थापना 1967 में भय रहा, है ना, और आसियान जो है ये आपका इधर वाले देश का समूह है। इसका फुल फॉर्म ही होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसके अलावा अगस्त 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्टे का दौरा की है। तो ये ध्यान रखेंगे, इसी दौरा के दौरान ही ये वाला अवार्ड इनको दिया गया है ना। तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त 2024 के समय निम्नलिखित में से कौन से देश की यात्रा पर नहीं गई थी। तो 3 गो तो है, एगो और कोई दे देगा जो आपका आंसर रहेगा और वो 2 नंबर दे के जाएगा आपको। अगला भैया, भारत के किसी भी वित्तीय वर्ष में बजट पेशी हेतु कुल कितने प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होती है। तो अगर आप बजट पेश कर रहे हैं तो 6 प्रक्रिया से गुजारना होता है। भारत में बजट पारित होने हेतु 6 चरणों से गुजरना होता है। सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होगा, आम बहस होगा, विभागीय समितियों का द्वारा जांच होगा, अनुदान के मांग पर मतदान होगा, विनियोग विधेयक का पारित होना और वित्त विधेयक का पारित होना। इस प्रकार की जो है सभी चीज़ें होते हैं बजटीय कार्यक्रम में। इनके अलावा बजट प्रस्तुतिकरण के में साधारण अवस्था में वित्त मंत्री के द्वारा वर्ष 2017 से 1 फरवरी को, है ना, प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है ये बजट से भले ही है लेकिन बजट का मेंशन संविधान के अंदर नहीं है। वहाँ पे मेंशन है वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, एनुअल जो है फाइनेंशियल समरी आप इस प्रकार से कह सकते हैं। विनियोग विधेयक की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में किया गया है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और जो धन विधेयक है उनकी चर्चा 110 में किया गया है। ठीक है, इसके अनुसार सरकार का जो विनियोग विधेयक है इसके अनुसार सरकार को खर्चों की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है, परंतु इसमें संसद की अनुमोदन अनिवार्य होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सरकार जो संचित निधि से धन निकालते हैं तो किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है, तो आप कहेंगे संसद का अनुमोदन अनिवार्य होता है। सांसद नहीं है, ये संसद है। संसद मतलब पार्लियामेंट वाली व्यवस्था, है ना। इनके अलावा अनुच्छेद 110 ये जो है आपके धन विधेयक से संबंधित है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका फैसला लोकसभा का स्पीकर लेगा। और जो लोकसभा का अध्यक्ष जिसे अपन स्पीकर भी कहते हैं, इसकी चुनाव कैसे होती है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा मेंबर ही जो है अपने में से एक अध्यक्ष के तौर पे चुनते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोटम स्पीकर होते हैं, पीएस होते हैं लोकसभा के अंदर, इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट महोदय के द्वारा, है ना, किया जाता है। तो ये कुछ एक बात जो आपके काम आवे। इनके अलावा स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट कौन पेश करा था, तो सनमुखम शेट्टी। गणतंत्र भारत के प्रथम बजट जॉन मथाई पेश किए थे। अब तक सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं मोरारजी देसाई। प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया इंदिरा गांधी, लेकिन प्रथम
पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली महिला ये निर्मला सीतारमण होगी, जो वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश की। और इंदिरा गांधी जो बजट पेश की वो उस समय भी प्रधानमंत्री ही थी, है ना। रेल बजट आम बजट से 1924 में अलग हो गया था एक बर्थ कमेटी के अनुसार। फिर क्या हुआ कि 2017 में दोनों मर्ज कर दिया गया और 2017 में पहली बार दोनों मर्ज बजट पेश किया गया। एक आपका FRBM का फुल फॉर्म पूछता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में आया था FRBM एक्ट, तो इसे ध्यान रखेंगे। बजट के सत्र में इस्तेमाल होने वाला शब्द FPSS का फुल फॉर्म है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। संसद में कुल जो है 24 अस्थायी समितियां होती हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था, इसीलिए भारतीय बजट का पिता कहा जाता है जेम्स विल्सन को, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। द मूर्स ऑफ लास्ट सेक्ट नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये सलमान रश्दी साहब। सलमान रश्दी का पहला प्रकाशित उपन्यास का नाम ग्रैमस था। ये इसी लैंग्वेज में पूछता है कि भाई सलमान रश्दी के जो है प्रथम उपन्यास कौन सा था, तो आप कहेंगे ग्रैमस। सलमान रश्दी की अन्य पुस्तकों में विक्ट्री सिटी, ये नवीन सीरीज की पुस्तक है। मिडनाइट चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा मध्यम सीरीज की पुस्तक है। द सैटनिक बर्सेज, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट इत्यादि सलमान रश्दी साहब की पुस्तकों में से है। अनटचेबल, ये मुल्क राज आनंद की पहली उपन्यास थी। इनके अन्य प्रमुख पुस्तकों में द विलेज, द डेथ ऑफ द हीरो, टू लाइव्स एंड अ बर्ड, अक्रॉस द ब्लैक वाटर इत्यादि जो है प्रमुख है। अनीता देसाई की प्रथम उपन्यास क्राई द पीपॉक है। इनके अन्य किताब में आएंगे क्लियर लाइट ऑफ डे, फीस्टिंग फास्टिंग, फायर ऑन द माउंटेन, ठीक है, अनीता देसाई का हो गया। किरण देसाई की पहली बुक हल्ला बुल्लू इन द गुआवा ऑर्चार्ड है। किरण देसाई की प्रमुख पुस्तकों में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये काफ़ी पॉपुलर है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय की पहला जो है उपन्यास था, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब तक कुल कितने अवार्डी को परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं, तो 21 जन को। अब तक 21 लोगों को परमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 14 अवार्ड आपके मरणोपरांत दिया गया है। यह भारत का युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है परमवीर चक्र, है ना। मेजर सोमनाथ शर्मा इनके प्रथम विजेता रहे थे और आखिरी विजेता विक्रम बत्रा रहे थे, है ना, जो मरणोपरांत पाए थे, मेजर थे, है ना। इसके अलावा जो है महावीर चक्र युद्ध काल में दी जाने वाली दूसरी सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जबकि अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। शांति काल में सबसे बड़ा जो है सैन्य पुरस्कार कौन सा है, अशोक चक्र, है ना। इसके अलावा युद्ध काल में सबसे बड़ा परमवीर चक्र। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। वर्ष 2024 में 132 पद्म अवार्ड दिए गए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण दिए गए थे, ठीक है। 2023 में, है ना, 26 जनों को अर्जुन अवार्ड दिए गए थे, जो खेल प्राइज होता है उसमें। और 2024 के लिए 32 लोगों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रवीण कुमार, हरमनप्रीत सिंह, इसके अलावा मनु भाकर और डी गुकेश को। इनके अलावा 2024 में कुल 5 लोगों को भारत रत्न भी दिया गया था, है ना। MS स्वामीनाथन साहब थे, PV नरसिम्हा राव साहब थे, लाल कृष्ण आडवाणी साहब थे, तो 5 जन भारत रत्न भी पाए थे। इनके अलावा कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इनका नाम है मुल्यानगिरी। कर्नाटक राज्य की सबसे ऊंची चोटी मुल्यानगिरी की ऊंचाई 1930 मीटर है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है ना। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए, कावेरी नदी और गोदावरी नदी में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है अपने को। कावेरी नदी और गोदावरी नदी में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। ये जो गोदावरी नदी है, ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये आप सभी जानते होंगे। इनका उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर से होती है, नासिक से होती है ना। इनका उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर से, नासिक से, जहाँ पे 2027 में कुंभ मेला भी लगने वाला है। पहले से ही हम तैयार हैं जाने के लिए। इनके अलावा जो है गोदावरी नदी को अपन वृद्ध गंगा भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? वृद्ध गंगा भी कह लेते हैं।
और दक्षिणी गंगा भी कह लेते हैं, दक्षिणी गंगा भी कह लेते हैं। लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा कहेगा तो गोदावरी नहीं, कावेरी आंसर होती है। तो आई होप आप समझे दोनों में क्या है डिफरेंस। इनके अलावा केरल की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है जिसकी हाइट 2695 मीटर है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी भी यही है, अनायमुदी, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गिरनार है जिसकी ऊंचाई 1069 मीटर है, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना भैया। इसके अलावा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई है जिसकी टोटल ऊंचाई 1646 मीटर है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है जो नीलगिरी पर्वत में स्थित है, टोटल ऊंचाई इसके जो है 2637 मीटर है। और मैंने आपको तमिलनाडु में दो जाति का नाम बताया था जो काफ़ी पूछे जाते हैं, एक तो इरूला जाति पूछे जाते हैं और दूसरा टोडा जाति पूछे जाते हैं। ये टोडा जाति खास करके नीलगिरी पहाड़ी में निवास करते हैं जिनका मुख्य पेशा पशुपालन है, खास करके भैंस बहुत पालते हैं। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है, इसकी हाइट 1370 मीटर रखी गई है। उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है, इसकी हाइट 1672 मीटर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी और दूसरा सबसे ऊंची चोटी जो है आपका कमेत हो जाएगा, है ना, उत्तराखंड का, ठीक है भाई। अगला है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है यह 8850 मीटर है। ये नेपाल के अंदर है, नेपाल में इसे सागरमाथा भी कहा जाता है ना। पूर्ण रूप से भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कंचनजंगा है जिसकी हाइट 8586 मीटर है। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है जिसकी हाइट 8611 मीटर है। तो ये दुनिया के 3 सबसे ऊंचे पर्वत चोटी है, पहला माउंट एवरेस्ट, दूसरा गॉडविन ऑस्टिन या K2 और तीसरा कंचनजंगा, ठीक है। इनके अलावा जो हिमालय से संबंधित कई बातें हैं जो मैंने आपको बता रखा हूँ कि इसका निर्माण कैसे होता है, इसके जगह पे पहले क्या था, ये किस प्रकार की बलित पर्वत है ना। श्रमिक जनसंख्या अनुपात 2023-24 में महिलाओं का अनुपात कितना था? तो भाई महिला जो है 40.3% जो है श्रमिक जनसंख्या अनुपात में महिलाओं का रेशियो था। इससे पहले वाली वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 में जो है यह आंकड़ा जो है 37% रही थी। और ये क्वेश्चन मैंने आपको S30 सीरीज में करा रखा था और आपके एग्जाम में पूछे भी गए थे। जस्ट इसको मैंने अगले वित्तीय वर्ष वाला क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए क्लास से जुड़ी रहना बहुत ज़रूरी है ना। वर्ष 2023-24 में WPR 58.2% थी, यानी जो आपका पुरुषों और महिलाओं, अब इसमें से पुरुष महिला बटेंगे, ये टोटल हो गया मतलब लोग कार्य में लगे हैं। पुरुष और महिला जो है इसमें 76.3% और महिला जो है 40.3% है ना श्रमिक जनसंख्या में। इनके अलावा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 जो अभी अगस्त 24 में आया था, तो आपके यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मत देखिएगा कि 23 लिखा हुआ है, जब अगला आया ही नहीं हो तो कहाँ से पूछेगा। तो 23-24 के अनुसार है ना 60.1% श्रम बल भागीदारी है। ग्रामीण में 63.7% हो गया है, जबकि शहरी बढ़कर 52% हो गए हैं, ठीक है। इनके अलावा स्थिर बेरोजगारी दर 23-24 के लिए और 22-23 के लिए भी सेम ही रखा था, तो ये नहीं बदला है। तो ये भी क्वेश्चन आप में आ सकता है। इनका जो पिछला रिपोर्ट था वहाँ पे बेरोजगारी दर इन्होंने 3.2% रखा था, और अगले वित्तीय वर्ष यानी जो अभी हाल में इनका रिपोर्ट जारी हुआ कि 23-24 के लिए क्या कुछ है ना, तो 23-24 के लिए भी इन्होंने देश की बेरोजगारी दर 3.2% ही घोषित किया है। तो ये दोनों समानता रखता है, इसीलिए आपके एग्जाम में आ सकती है। जनगणना 2011 के अनुसार महिला श्रमिक की संख्या 25.51% थी, जबकि पुरुष श्रमिक की संख्या 53.26% थी। जनगणना 11 के अनुसार महिला साक्षरता 65.46% था, जबकि पुरुष साक्षरता 82.14% था। जनगणना 2011 के अनुसार 51.54% पुरुष तथा 48.46% महिला है, मतलब पुरुष और महिला का अनुपात यहाँ पे मैंने लिखा हूँ। जनगणना 2011 में लिंगानुपात
लिंगानुपात 943, जबकि बाल लिंगानुपात या शिशु लिंगानुपात 919 रहा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि डीएनए की रचना 2 चेनों द्वारा होती है, यह 2 चेन निम्न में से किस बंधन से जुड़ा होता है? तो भैया हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। डीएनए डायऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। इसके खोज जो है फ्रेडरिक ने किया था। इनके जीव में आनुवांशिक जानकारी होती है, जीन में लिखिएगा, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखेंगे, डीएनए का खोज वाटसन एवं क्रिक नहीं किए थे, वो डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किए थे डीएनए वाला, ठीक है। लेकिन खाली डीएनए का पता किसने लगाया या खोज किसने किया, तो फ्रेडरिक आंसर करना है। डीएनए में क्या रहता है जो आरएनए से भिन्न बनता है? तो देखिए डीएनए में एडेनिन रहते हैं, गुआनिन रहते हैं, साइटोसिन रहते हैं और थाइमिन रहते हैं। यही सभी चीज़ आरएनए में भी रहते हैं, लेकिन थाइमिन और यूरेसिल जो है यहाँ पे अलग अलग है। डीएनए में थाइमिन रहते हैं, वहीं पे थाइमिन की जगह आरएनए में क्या रहता है? यूरेसिल रहता है। बाद बाकी आप देखते हैं इन सब में जो है कॉमन ही रहते हैं, ठीक है भाई। ये पूछा भी गया है कई टाइम। डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने 1953 में करा था। जीन जो है या आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग विलियम जोहानसन ने के द्वारा किया गया था। इसे आनुवांशिकता का वाहक भी कहा जाता है। तो देखिए आनुवांशिकता का वाहक किसे कहते हैं? ऑप्शन में डीएनए भी रहेगा, ऑप्शन में जीन भी रहेगा, ठीक है। तो क्या आंसर करोगे? खून भी रहेगा और भी कुछ मान लीजिए एक चीज़। तो आपको यहाँ पे जीन आंसर लगाना है, ना कि डीएनए आंसर लगाना है, ठीक है, जीन। इनके अलावा डीएनए कोशिकाओं में डीएनए कोशिकाओं के न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक में पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होती है, जिसमें ऑटोसोम और एलोसोम मैंने आपको पढ़ा दिया था। ऑटोसोम आपका 22 जोड़ी होगा, यानी 22 गुने 2 44 गो होगा। और एलोसोम जिसे सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है ना, तो ये आपका होता है 2, है ना। तो इस प्रकार से आपके 23 जोड़ी होते हैं। हाँ सही बात है जी, 22 जोड़ी 1 जोड़ी, है ना। इसके अलावा मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टीपिस, है ना, और सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। राधा दत्ता का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य विद्या से है? तो ये मोहिनीअट्टम करती है। मोहिनीअट्टम केरल की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती हैं और इसकी नृत्य को आधुनिक स्वरूप में लाने का श्रेय VN मेनन को दिया जाता है। इसमें श्री हरि नारायण की पूजा की जाती है, विष्णु की पूजा की जाती है। इस नृत्य में भरतनाट्यम के जैसा ही एलिमेंट जाति स्वरम और तिल्लाना होता है। इसके अलावा पदम, सप्तम, श्लोकम इत्यादि भी होती है। किस नृत्य की बात हो रही है? मोहिनीअट्टम की बात हो रही है। अन्य प्रमुख कलाकारों में आएंगे कला विजयन हो जाएगा, पल्लवी कृष्णन हो जाएगा, कनक रेले, ये भी मोहिनीअट्टम ही करती थी, कनक रेले, है ना। ये अक्षरा दास, सुनंदा नायर, कल्याण कुट्टी अम्मा, गोपिका वर्मा इत्यादि, ये सभी के सभी मोहिनीअट्टम से संबंधित हो जाएंगे। महाराष्ट्र में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के संस्थापक हैं कनक रेले, इन्हें ध्यान रखेंगे। कदम स्कूल ऑफ डांस एवं म्यूजिक के संस्थापक हैं कुमुदनी लखिया, समा भाटे, रोहिणी भाटे, पंडित बिरजू महाराज, है ना। ये जो आपका सितारा देवी, ये सभी के सभी जो है कथक नृत्य से संबंधित थे, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला है फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन किस देश में होना तय हुआ है? तो सऊदी अरब में होगा। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 पहले बांग्लादेश में होना था, परंतु वहां पे झगड़ा वगैरह हो गए, तो भाई बांग्लादेश में न होकर संयुक्त अरब अमीरात में हुए, जहां विजेता रहे थे न्यूजीलैंड, उपविजेता रहे थे अफ्रीका। और जो पुरुष वाला वर्ल्ड कप हुआ था T20 फॉर्मेट का पिछले साल यानी 24 में, ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, जहां विजेता इंडिया और उपविजेता रहा था साउथ अफ्रीका। 2028 के ओलंपिक जो है ये आपके लॉस एंजिलस में होंगे और 2032 के जो ओलंपिक हैं ये आपके ब्रिस्बेन में होंगे। 2025 महिला एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप ये भारत के अंदर होना है। एशियाई खेल 2026 जापान में होना है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जापान के टोक्यो में होगी। ICC अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 ये मलेशिया के अंदर होने वाला है। पुरुषों के एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे संयुक्त रूप से करेंगे, है ना। FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 ये नीदरलैंड में होगी। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ है, जहां विजेता स्पेन रहा था इंग्लैंड को हरा के। और फीफा 2026 जो पुरुष वाला होगा
ये अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होंगे। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो भैया गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद साहब के गुरु थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद साहब ने 1897 बेलूर में किए थे। स्वामी विवेकानंद शिकागो में ऐतिहासिक भाषण 1893 में दिए थे। और इनके जो किताब हैं विवेकानंद साहब का, मैं कई बार बता चुका हूँ, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये जो भी योग वाला किताब है ना, ज़्यादातर इन्होंने लिखे हैं, माफ़ कीजिए। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था महाराष्ट्र में। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए थे और दयानंद सरस्वती साहब सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक भी लिखे थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। 1857 में जब सिपाही विद्रोह होती है इंडिया में, तो इन्होंने कानपुर से नेतृत्व संभाले थे। इस युद्ध में गोरिल्ला नीति, यह युद्ध की गोरिल्ला नीति की ज्ञाता थे। कौन भैया? तात्या टोपे। इनके अलावा नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। इन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपुर से ही सहायता की थी हमारी। भारतीय हिंदी फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर राहुल देव बर्मन का ओरिजिनल मतलब एक और नाम या फिर अन्य नाम कह सकते हैं, पंचम दा के नाम से जानते हैं। भूपेन हजारिका साहब को सुधा कंठ भी कहते हैं। 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये आखिरी भारत रत्न के विजेता है जो म्यूजिक क्षेत्र से भी जुड़े हैं, है ना। एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम, जिसे कर्नाटक संगीत की महारानी कहा जाता है, सबसे पहले इन्होंने ही 1998 में भारत रत्न प्राप्त किए थे संगीत के सेक्टर में। तीजन बाई को पंडवानी की महारानी कहा जाता है। उदय शंकर जो नृत्य के फ्यूजन शैली के लिए प्रसिद्ध है, उन्हें आधुनिक भारत में नृत्य का जनक कहा जाता है। उदय शंकर का जो नृत्य स्टाइल है फ्यूजन शैली है। श्रीलंका में निवास करने वाले सबसे बड़े जातीय समूह ये सिंघली है ना। इनके अलावा जो है श्रीलंका में सिंघली भाषा बोली भी जाती है। सिंघली और जो आपका तमिलनाडु का भाषा है तमिल, वो भी बोले जाते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका 1948 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था। यह एक द्वीपीय देश है जिसके राष्ट्रीय फल कटहल हैं। सबसे प्रसिद्ध नृत्य अगर आप श्रीलंका में जाएंगे तो कंडियान होगा। अभी कोई एक जो है ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे, मैंने उनका देखा था वीडियो, सनत जयसूर्या साहब के घर गए थे, है ना। कितनी इज्जत दी उनकी माता जी उनको, ये भी देख के बहुत अच्छा लगा। तो काफ़ी हम्बल लोग रहते हैं वहाँ पे, रहते होंगे मेरे ख्याल में। जयवर्धनेपुरा कोटा इनके लिए इनकी नई राजधानी है श्रीलंका की। श्रीलंका की सबसे प्रचलित या विस्तृत नदी महावेली गंगा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ये पूछे जाते हैं श्रीलंका की सबसे लंबी नदी और म्यांमार की सबसे लंबी नदी। तो श्रीलंका की महावेली गंगा है, म्यांमार की इरावदी है, एशिया की अंगटीसिक्यांग है, विश्व की नील है ना। म्यांमार के सबसे लंबी जो जनजातीय समूह हैं ये बामर होते हैं। इसके अलावा म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे। बर्मी भाषा बोले जाते हैं म्यांमार में, और बर्मा में सबसे प्रचलित नदी इरावदी नदी है। पड़ोसी देश भूटान में भूटिया लोग निवास करते हैं। भूटान में अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। अच्छा, म्यांमार में भी अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को ही मानेंगे और श्रीलंका में भी अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को ही मानेंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा राजकीय भाषा क्या रहेगा भूटान का? जुंगखा, है ना। हाल में ही भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्लाइपो से जो है नरेंद्र मोदी साहब को सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश में सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण नदी जमुना है, जिसे इंडिया में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, है ना। बांग्लादेश में अधिकांश निवासी इस्लाम धर्म को मानते हैं। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है और बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को अस्तित्व में आया था। रजत कुमार मिश्रा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तबला बजाते हैं। तबला के अन्य प्रमुख वादकों में आएंगे अल्लाह रखा। जाकिर हुसैन साहब का जो है पिताजी थे पंजाब घराना से। जाकिर हुसैन साहब खुद, शंकर घोष, शौकत हुसैन, तन्मय बोस, तबलीन सिंह, अवन मिस्त्री इत्यादि, ये सभी के सभी तबला प्ले करते थे और करते हैं। सरोद के कुछ प्रमुख वादक राधिका मोहन, बुद्धदेश देवदास गुप्ता, जतीन भट्टाचार्य, अभिषेक लहरी, अयान अली खान, सारंग कुलकर्णी, ये सभी के सभी क्या बजा लेते हैं? तो ये बजा लेते हैं भैया आपका सरोद। क्या बजाते हैं? सरोद बजा लेते हैं, ठीक है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक पंडित राजीव तारानाथ को भी याद रखिएगा, वो भी सरोद बजाते हैं ना। पंडित राजीव तारानाथ, यहाँ पे लिख देता हूँ, पंडित राजीव तारानाथ। इनका नाम थोड़ा अलग टाइप मुझे याद आया और ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। राजीव तारानाथ सरोद बजाते हैं, सरोद, है ना। इनके अलावा
चिट्टी बाबू का संबंध बीना से है। देखिए सबसे ज़्यादा जो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना बादी अंतर से, तो इस वाले पार्टिकुलर पॉइंट से आएंगे, ध्यान रखेंगे। चिट्टी बाबू का संबंध बीना से है, टी.एच. विनायक का संबंध घाटम से है, विश्वमोहन भट्ट का संबंध मोहन बीना से है, अन्नपूर्णा देवी का संबंध सुरबहार से है, ऋषि शंकर उपाध्याय, डालचंद शर्मा और तोताराम का संबंध पखावज से है, अप्पा जलगांवकर तथा धर्मनाथ मिश्रा का संबंध हारमोनियम से है, ब्रिजभूषण काबरा का संबंध गिटार से है। इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। यू कृष्णन एक आता है, यू कृष्णन इनका संबंध भैया मैंडोलिन से है ना, यू श्रीनिवासन है वो, यू कृष्णन नहीं, यू श्रीनिवासन है, मैंडोलिन से संबंधित है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, श्रीनिवासन होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, मैंडोलिन भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। इसके अलावा वायलिन के कुछ प्रमुख वादक रागिनी शंकर, के वैद्यनाथन, ज्योत्सना श्रीकांत, अथीरा कृष्णा, विठल राम मूर्ति, लाल गुडी जयराम, एम चंद्रशेखर, ये सभी के सभी वायलिन प्ले करते हैं। सारंगी के प्रमुख वादकों में शुकूर खान, सुल्तान खान, सबरी खान, रमेश मिश्रा, बिंदा खान इत्यादि प्रमुख है। सितार में आएंगे तो सबसे प्रमुख पंडित रविशंकर साहब, विलायत खान साहब, नीलाद्री कुमार, उमाशंकर मिश्रा, अरविंद पारेख, शफीक खान, इमाद खान, पंडित मनीलाल, जया विश्वास, अनुष्का शंकर, है ना, ये सभी के सभी सितार प्ले करते हैं। अगला है चिकन पॉक्स, मधुमेह, टीबी, इनमें से कौन सा एक संचारी रोग नहीं है? तो मधुमेह जो है संचारी रोग नहीं है। मधुमेह जो है ये इंसुलिन की कमी से होती है, और इंसुलिन कहाँ से निकलती है? अग्नाशय से। चिकन पॉक्स ये वायरस से होने वाला एक प्रकार का बीमारी है ना। यह जो है वायरस से और भी रोग होते हैं, जैसे रेबीज, कुत्ता उत्ता के काटने से, एड्स, है ना, असुरक्षित यौन संबंध या रक्ताधान से, चेचक, साधा जो है आपका चेचक भी आपका वेरियोला वायरस से होता है, जुकाम आपका राइनो वायरस से होता है, खसरा पोलियो वायरस से होता है, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, मरामस, ये सभी के सभी वायरस से होने वाले प्रमुख बीमारियों में से हैं। बैक्टीरिया से जो रोग होती है ये आपका प्लेग हो जाती है, क्षय रोग, टीबी, कुष्ठ, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, निमोनिया, तपेदिक, डिफ्थीरिया, ये सभी के सभी बैक्टीरिया से होता है। प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, डायरिया, फलेरिया, फाइलेरिया, निद्रा रोग, पेचिस, ये सब जो है प्रोटोजोआ से होता है। विटामिन ए की कमी से आँख की जो भी बीमारी होगी, मोतियाबिंद, जीरोफ्थेल्मिया, ग्लूकोमा, ट्रकोमा, रतौंधी, ये सब होगा। विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, इसके कमी से बेरी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है, इसे स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सिट्रस फल जो है रिच सोर्स है इसका। विटामिन डी की कमी से होने वाले जो हड्डी संबंधित रोग होती है उसे ऑस्टियोमलेशिया इत्यादि प्रमुख है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र तथा सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है, ये ध्यान रखेंगे। ट्रिपल एंटीजन के लिए जो है डीडीटी का काली खांसी, टेटनस और पर्टूसिस के लिए टीका दिया जाता है। डिफ्थीरिया, काली खांसी और टेटनस डीपीटी का टीका, डीटीपी बोलते हैं उसको, है ना। डिफ्थीरिया, पर्टूसिस, डीपीटी बोलते हैं, है ना। डीडीटी तो भैया कीटनाशक हो जाता है। प्रसिद्ध कालिंजर का युद्ध कब हुआ था? 1545 में। कालिंजर का युद्ध शेरशाह सूरी की जो मृत्यु है इसी युद्ध के दौरान हुआ था। शेरशाह सूरी का और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध 1539 में, इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच 1540 में बिलग्राम, या जिसे अपन कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, तो हुआ था। इसमें भी शेरशाह सूरी की ही विजय हुई थी। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के अंदर है, सासाराम में, और इन्होंने सिक्का चलाया था, जीटी रोड की मरम्मत भी करवाए थे। हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम हैं। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला गार्डन मकबरा का उदाहरण है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जो दिल्ली में स्थित है, और इसको निर्माण करवाया था हुमायूं की विधवा हाजी बेगम या बेगा बेगम। तराइन की प्रथम ये द्वितीय लड़ाई 1191 और 92 में हुआ था। दोनों में सेम कैरेक्टर थे, है ना, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब, है ना। पहला में पृथ्वीराज चौहान साहब की विजय और दूसरे में जो है पराजय हुआ था। चंगेज खान मंगोलिया का था। तैमूर लंग जो तैमूर वंश के काल 1398 में भारत पर आक्रमण किया था, समरकंद से आया था तैमूर लंगड़ा,
है ना। सुल्तान मोहम्मद गजनी अफगानिस्तान से भारत आए थे, इन्होंने जो है 17 बार आक्रमण किए थे। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन मैदान पे 9 ही खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार से कबड्डी में 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन मैदान पे 7 ही खिलाड़ी होते हैं। बैडमिंटन के हर खेल को अपन 21 अंक के लिए खेलते हैं और 3 सेट की प्रत्येक खेल खेली जाती है। येलो रेटिंग शब्द का इस्तेमाल जो है शतरंज में किया जाता है। कबड्डी खेल 40 मिनट के लिए 2 हाफ में खेले जाते हैं। फुटबॉल मैच 90 मिनट के लिए खेले जाते हैं। हॉकी मैच 60 मिनट के लिए खेले जाते हैं, है ना। अगला है हिमानी झील निक्षेप के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो करेवा उच्च भूमि, है ना। भारत में करेवा मिट्टी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे केसर इत्यादि की खेती अच्छी होती है। वर्ष 2023 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ केसर को जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। यह 2 प्रकार के होते हैं, खादर और बांगर। खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं और ओल्ड जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक है। काली मिट्टी का निर्माण आग्नेय चट्टान से होता है ना। इसके अलावा इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण वर्षा के परिणाम स्वरूप होती है जिसमें आपका जो है लीचिंग की प्रक्रिया होती है। अगला है निम्नलिखित में संस्थान तथा संस्थापकों के साथ मिलान कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन हो जाएगा यहाँ पे। केंद्रीय हिंदू विद्यालय बनारस नहीं, ये केंद्रीय हिंदू विद्यालय बनारस जोनाथन डंकन होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अच्छा एक साथ होता तो अच्छा रहता, है ना। एक सेकेंड, जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ना, ये चला जाएगा आपको लॉर्ड वेलेस्ली में। इसके अलावा सेकंड में है केंद्रीय हिंदू विद्यालय बनारस, तो ये एनिवेशन सही है। आप यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप अपने से मिला लीजिए, ठीक है। हम चलते हैं आगे क्योंकि स्क्रीन छोटा है तो आगे पीछे करना पड़ रहा है। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे के संस्थापक में बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है और ये क्वेश्चन पास्ट में पूछे भी गए हैं। इनके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संस्थापक सर सैयद अहमद खान, ये कभी भी एग्जाम में आ जाता है। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय 1920 में स्थापना का श्रेय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया जाता है ना। 1791 में क्या होता है कि जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस में जो संस्कृत भाषा की चीज़ है उनको प्रमोट करने के लिए कॉलेज खोला जाता है, जिसके बाद में नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत कॉलेज कर दिया गया है ना। तो ये थे दोस्तों आज के अंतिम बात इस वीडियो की। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। फिर से वही बात, हम वही पढ़ाएंगे जो काम की हो, जो एग्जाम में आए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।